हेलो एवरीवन, वेलकम टू अब तो पढ़ 2.2। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे पावर शेयरिंग चैप्टर का। तो क्विक रिवीजन है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात आती है पावर शेयरिंग क्या है। वर्ड सुनते ही क्या है पावर शेयरिंग। तो देखो, पावर शेयरिंग को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो जैसे एक अलायंस बनती है तो उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, साथ में आती है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और अगर वो जीत जाए तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं आपस में कि इस पार्टी का पीएम बनेगा, इस पार्टी का ये मिनिस्टर, इस पार्टी का वो मिनिस्टर। तो उन्हें जो पावर मिली है कंट्री को रन करने की, वो उसको आपस में डिवाइड करते हैं। तो यही एक एग्जांपल है पावर शेयरिंग का, यही होती है पावर शेयरिंग। तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम दो स्टोरीज़ की हेल्प लेंगे। दो स्टोरीज़ दो कंट्रीज़ की, एक स्टोरी है बेल्जियम की, एक है श्रीलंका की। और इन दोनों स्टोरीज़ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के साथ। तो देखो, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, छोटी सी है, हरियाणा के एरिया जितनी है। इसकी कैपिटल है ब्रसल्स। इसकी बॉर्डर नेदरलैंड के साथ है, जर्मनी के साथ है और लग्जमबर्ग के साथ है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। अब यहाँ की एथनिकल कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये एथनिकल क्या है। एथनिकल वर्ड आता है वर्ड एथनिक से, जिसका मतलब होता है लोगों को उनके कल्चर के बेसिस पर सोशली डिवाइड करना। तो मतलब यहाँ पे लोगों को सोशली डिवाइड किया गया है उनके लैंग्वेज के बेसिस पर, जिसमें 59% लोग, इस कंट्री के 59% लोग डच बोलते हैं। और वो जो ये येलो रीजन है, इस रीजन का नाम है फ्लेमिश रीजन, यहाँ पे रहते हैं। जो कंट्री के पॉपुलेशन के 40% लोग हैं वो वोलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। और वोलोनिया रीजन ये रेड कलर का रीजन है। और 1% लोग जर्मन स्पीकर्स हैं, जो इस साइड में जो छोटा सा शेडेड पोर्शन है वहाँ पे रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ की कैपिटल है ब्रसल्स, तो यहाँ पे भी कुछ पॉपुलेशन रहती है, जिसमें 80% लोग तो फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% लोग हैं डच स्पीकर्स ब्रसल्स में, मींस कंट्री की कैपिटल में। तो देखो, डच स्पीकर्स कंट्री में मेजॉरिटी में, पर कैपिटल में माइनॉरिटी में, और फ्रेंच स्पीकर्स कंट्री में माइनॉरिटी में और जो कैपिटल है उसमें मेजॉरिटी में। तो ये तो बात हुई बेल्जियम की। अब ये एथनिकल कॉम्पोजिशन हम देखेंगे श्रीलंका की भी। तो चलो अभी वो देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में तो एथनिकल कॉम्पोजिशन तो पढ़ ली, तो क्या करें, उसके चने बनाए खाएं, नहीं ना। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो देखो, श्रीलंका एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो सदर्न एशिया में है। ये इसमें भी एथनिकल कॉम्पोजिशन है इसकी कुछ, मतलब इसमें भी लोगों को डिवाइड किया है उनकी उनकी लैंग्वेज के बेसिस पर। तो इसमें जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे 59% लोग रहते हैं कंट्री के। जो येलोइश पार्ट है वहाँ पे 59% लोग रहते हैं जो बोलते हैं सिन्हाला लैंग्वेज। और जो बाकी का जो ऑरेंज रीजन है वहाँ पे रहते हैं वो लोग जो बोलते हैं तमिल। तमिल भी दो तरह के हैं, एक है इंडियन तमिल्स और एक है श्रीलंकन तमिल्स। तो अब देखो, श्रीलंकन तमिल्स तो नाम सुनते ही पता चल रहा है श्रीलंका के तमिल्स, वहाँ के नेटिव्स। पर अभी इंडियन श्रीलंका में क्या कर रहा है। तो देखो, इंडियन तमिल्स वो तमिल्स हैं जिनके पूर्वज ब्रिटिश रूल के टाइम एज प्लांटेशन वर्कर्स श्रीलंका में आ गए थे, क्योंकि ब्रिटिश उन्हें श्रीलंका में लाए थे प्लांटेशंस में काम करवाने के लिए। तो ये तो है इंडियन तमिल्स, ठीक है। तो अब ये जो सिन्हालाज हैं ये मेजरली ये बुद्धिस्ट हैं, और जो तमिल्स हैं वो हिंदूज़ भी हैं, वो मुस्लिम्स भी हैं। और 7% लोग ऐसे हैं जो जो सिन्हाला भी बोलते हैं, जो तमिल भी बोलते हैं। मतलब कुछ उनमें से 7% में कुछ लोग तमिल्स भी हैं, कुछ लोग सिन्हालाज भी हैं, और वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। और ये तो बात हुई श्रीलंका की। ये दोनों कंट्रीज़ का हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब बात करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्या आई। तो सबसे पहले बात करेंगे हम श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम्स आई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके रिज़ल्ट्स क्या रहे।
तो देखो सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ। तो देखो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिल गई और जो सिन्हाला लीडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट पे अपना डोमिनेंस सिक्योर कर लिया, ये दिखाकर कि सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। उसके बाद वो क्या करने लगे, गवर्नमेंट पे डोमिनेंस सिक्योर करके वो सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने लगे। उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करे जिससे सिन्हाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो जाए। तो अब बात करते हैं उन्होंने ये कैसे किया। तो देखो उन्होंने ऐसे बहुत सारे लॉज पास किए, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स पास किए, जिसमें एक एक्ट उन्होंने 1956 में पास किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन दिया। उसके अलावा गवर्नमेंट कई सारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने लगी। अब प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ कैसे कि देखो जैसे अगर कोई भी सिन्हाला जॉब एप्लीकेंट होता था या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में सिन्हाला कम्युनिटी का कोई जाता था यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए, तो उन्हें उसमें प्रेफरेंस मिलती थी कि अगर सिन्हाला कम्युनिटी का है तो इनको आराम से वो जॉब मिल जाएगी, नहीं तो फिर वो पोजीशन मिल जाएगी यूनिवर्सिटी में। और कुछ तो ऐसा भी हुआ कि क्योंकि सिन्हाला मेजॉरिटी में थे और उसमें ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी उसको भी थोड़ा स्टिपुलेट किया और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट भी करेगी और उसको प्रमोट भी करेगी। तो ये आंसर था कैसे हुआ का। अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट्स क्या रहे। इसके रिज़ल्ट्स कुछ ऐसे रहे कि तमिल्स को एकदम एलियनेटेड फील होने लगा। ऐसा लगने लगा कि यार हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। उनको लगने लगा कि सारी पॉलिसीज़ तो सिर्फ सिन्हालास के लिए बनती है। उनको एलियनेशन की फीलिंग उनमें धीरे धीरे बढ़ती गई। अब वो चाहते थे कि हमारी जो श्रीलंकन जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए, पर ये जो गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया क्लियरली। तो कई सारी ऐसी स्ट्राइक्स लॉन्च हुई, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दो। कुछ तो ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो बोलने लगी कि हमें तो अलग स्टेट ही दे दो, पूरा हमारा स्टेट ही अलग कर दो, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा हुआ श्रीलंका के रिज़ल्ट्स, और ये रिज़ल्ट्स इतने ख़राब रहे कि इतनी एलियनेशन की फीलिंग आ गई तमिल्स में कि उन्होंने वॉर छेड़ दी, मतलब सिविल वॉर हो गई। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट हो गया और ये कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी सिविल वॉर में चेंज हो गई। और जो श्रीलंका की जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ थी जितनी भी थी सब मिट्टी में गई। तो ये तो थी श्रीलंका की बात। अब बात करते हैं क्या हुआ बेल्जियम में। अब बात करते हैं बेल्जियम की कि क्या हुआ, कुछ सॉल्यूशन मिला, और अगर मिला तो सॉल्यूशन क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हुआ। तो देखो बेल्जियम में भी वही एलियनेशन वाली प्रॉब्लम थी कि फ्रेंच स्पीकर्स थे वो ज़्यादा एजुकेटेड थे और वो रिच भी थे, पर ये जो एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब जो फैसिलिटीज़ थी ये डच को थोड़ी बाद में मिली। तो डच को क्या लगता था कि यार हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, इनको भी वही एलियनेशन वाली फीलिंग आने लगी। तो जो वहाँ के जो बेल्जियम के लीडर्स थे उनको ये बात पता चल गई, तो उन्होंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम है, इससे देश में डिवीज़न भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से 1993 तक 4 बार अमेंड किया कि कुछ सॉल्यूशन मिल जाए जिससे सब पीसफुली रह सकें। तो उन्होंने कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाया, मतलब ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो कुछ इस तरह का था। तो उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी एक तो, और उस सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करने लगे। मतलब जितने मिनिस्टर्स डच स्पीकर्स होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर होंगे। मतलब अगर 20 मिनिस्टर्स चाहिए तो 10 डच कम्युनिटी के, 10 फ्रेंच कम्युनिटी के। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनाई और दोनों रीजन के लिए, फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाई और उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए। ब्रसल्स की भी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई और वहाँ भी दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने ये बात कैपिटल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात इसलिए एक्सेप्ट करी क्योंकि जो डच स्पीकर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कंट्री में हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिस्टर्स देंगे। और अब बात करते हैं एक और गवर्नमेंट की
वो थी एक थर्ड ईयर की गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए थी। मतलब सपोज़ कोई भी फ्रेंच स्पीकर्स हैं तो उनके लिए एक अलग गवर्नमेंट होगी और वो उन फ्रेंच स्पीकर्स की कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाएगी। और उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनको इलेक्ट फ्रेंच स्पीकर्स ही करेंगे। और ऐसा ही एक गवर्नमेंट डच के लिए बनाई गई। ऐसी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करती थी। और इसके अलावा एक और लॉ पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस अमेंडमेंट या फिर कुछ भी लॉ यूनिलैटरली पास नहीं कर सकते। मतलब अगर एक कम्युनिटी चाहती है कि कोई लॉ पास हो और दूसरी कम्युनिटी वो लॉ को पास होना नहीं देना चाहती, तो अगर दूसरी कम्युनिटी ने मना कर दिया तो वो लॉ पास नहीं होगा। तो अब इसके रिज़ल्ट्स क्या रहे, ये जो सॉल्यूशन मिला इसके रिज़ल्ट्स क्या रहे? इसके रिज़ल्ट्स ये रहे कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा चलने लगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए और उसके अलावा सब पीसफुली उस कंट्री में रहने लगे। और एक और स्पेशल फैक्ट कि जो ब्रसल्स है बेल्जियम की कैपिटल, उसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बनाया गया। तो ये तो थी बात बेल्जियम की। तो देखो हमने देखा कि एक जगह पावर शेयरिंग हुई, एक जगह पावर शेयरिंग नहीं हुई। तो देखो क्योंकि दो जगह पावर शेयरिंग की बात आई, एक जगह नहीं हुई एक जगह हुई, तो इससे पता चलता है कि क्योंकि बेल्जियम में हुई तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आज भी स्मूथली चल रहा है। और श्रीलंका है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, पूरी कंट्री बर्बाद हो गई। तो इससे पता चलता है कि पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब ये तो पता चल गया पावर शेयरिंग अच्छी चीज़ है। अब सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि पावर शेयरिंग की जानी चाहिए? तो ये भी एक टॉपिक है बुक में, डैट वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। तो अभी वो डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं डैट वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, कि सब क्यों चाहते हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। देखो इसके मेनली दो रीज़न्स है, एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी भरा, और मॉरल का तो पता ही है, बचपन से मॉरल साइंस पढ़ ही रहे हैं तो ये तो पता ही होगा। सबसे पहले प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? तो देखो ये इसलिए अच्छी है पावर शेयरिंग क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस कर देती है। जैसे देखो श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया तो कॉन्फ्लिक्ट हुए, और बेल्जियम में पावर शेयर किया तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। तो इससे पता चलता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है पावर शेयरिंग से। और अब ये जो पावर शेयरिंग है एक अच्छा वे है पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए। मतलब कि अगर पावर शेयरिंग की जाएगी, अगर प्रॉपरली पावर को शेयर करेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर होगी। मतलब जैसे सपोज़ कोई भी कंट्री है ए, उसमें पावर को शेयर नहीं किया, एक एक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक कम्युनिटी उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो पावर शेयर नहीं कर रही है, किसी एक कम्युनिटी को फेवर कर रही है, उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करेंगे और उस गवर्नमेंट को ख़त्म कर देंगे ना। वही तो बात है, उस गवर्नमेंट को चलने ही नहीं देंगे। पर अगर पावर को शेयर करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पावर शेयर करी, वही गवर्नमेंट थी उसी ने पावर शेयर करी, अभी तक वहाँ पे सब कुछ पीस है ना। तो यही है कि पावर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं, जिससे एक तो जो कंट्री है उसकी भी ग्रोथ होती है और गवर्नमेंट है वो भी स्मूथली चलती है। ठीक है। एंड द थर्ड प्रूडेंशियल रीज़न इज़ कि देखो अगर कोई भी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे अपना जो इम्पोजिशन करे, अपनी सुप्रीमेसी का इम्पोजिशन करे, तो वो थोड़े टाइम के लिए तो अट्रैक्टिव लगेगा कि यार हाँ इस कम्युनिटी पे हमारा डोमिनेंस है। पर लंबे टाइम के लिए ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कंट्री डिवाइड हो जाएगी, कंट्री में वॉर्स होने लग जाएंगी। जैसा श्रीलंका में हुआ कुछ टाइम तक, तो तमिल्स ने उन जो सिन्हालाज हैं उनकी सुप्रीमेसी को मतलब बेयर कर लिया, मतलब मान लिया कि ठीक है थोड़े दिनों के लिए ठीक है। पर जब वो ज़्यादा हो गया तो उन्होंने भी अपनी वॉइसेस रेज करनी स्टार्ट करी। जब उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब इसे थोड़ा कम करते हैं। तो ये तो थे प्रूडेंशियल रीजंस। अब डिस्कस करते हैं मॉरल रीजंस। अब बात करते हैं मॉरल रीज़न की। तो मॉरल रीज़न कहता है दैट पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में यार यही तो होता है, पावर को शेयर करते हैं, पूरे सबको एक साथ लेके चलते हैं और गवर्नमेंट अच्छे से रन करती है।
जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही पावर शेयरिंग भी एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला रीज़न है कि पीपल्स हैव द राइट टू बी कंसल्टेड एट हाउ दे हैव टू बी गवर्नड। मतलब लोगों के पास ये तो राइट होना चाहिए कि गवर्नमेंट उनसे पूछे, अगर कोई गवर्नमेंट बनी है तो वो उनसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसे लॉज चाहिए, जिससे लोगों को भी लगे कि हाँ हमारी गवर्नमेंट हमारा सुन रही है। तो ये तो था मॉरल रीज़न। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, मीन्स फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो देखो, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि एक डेमोक्रेसी में पीपल खुद को ही तो रूल करते हैं। मतलब वो खुद के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, अपनी खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और खुद को ही रूल करते हैं। तो जो पावर है वो भी लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए। तो ऐसे ही पावर को शेयर करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स की पावर शेयरिंग होती है। तो अब वो फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो है पावर अमॉन्ग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो पावर है उसे लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी के पास शेयर किया जाता है। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। और इस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है। मतलब एक सिस्टम फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम में क्या होता है कि जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कहीं दूसरा वाला ऑर्गन अनलिमिटेड पावर तो यूज़ नहीं कर रहा, अनलिमिटेड पावर तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। ऐसे ही एक दूसरे को चेक करते हैं और एक दूसरे की पावर को बैलेंस करते रहते हैं। तो ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब जो सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो पावर है इसको शेयर किया जाता है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए है, और बाकी रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। इस टाइप की पावर शेयरिंग को वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है। और इस टाइप की गवर्नमेंट को, जिसमें एक गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए और एक गवर्नमेंट होती है रीजनल लेवल पे, उस टाइप की गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। मतलब दिस इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अभी फेडरल क्या है इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइप के फॉर्म की बात करते हैं जो है पावर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है, इस अरेंजमेंट में जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में पावर शेयर करती है। ये इस टाइप की पावर शेयरिंग का जो मेन मोटो है वो है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको ये नहीं लगे कि हम उन्हें एलियनेटेड फील नहीं हो बेसिकली। तो इस वजह से इस टाइप की भी पावर शेयरिंग होती है जिसमें हर अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर किए जाए। अब इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा हो सकता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये थी 3 टाइप की। अब बात करते हैं हमारी लास्ट टाइप की पावर शेयरिंग, विच इज़ पावर अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर रही है, मतलब मान लो लॉ है ए लॉ। ये ए लॉ डिपेंड करता, मतलब ये ए लॉ जो है वो रिलेटेड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। और जो अगर ये लॉ ठीक है या फिर ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे। वो गवर्नमेंट को बोलेंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा, इस लॉ में थोड़े ऐसे मॉडिफिकेशंस चाहिए। मतलब वो जो पावर, मतलब जो लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इस टाइप की पावर शेयरिंग को बोला जाता है पावर अमॉन्ग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, जिसमें वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन के थ्रू लॉ मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसके अलावा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ तो मैंने बताया ही कि अलाइंस बनाते हैं और अगर अलाइंस बनाने के बाद जीत जाए इलेक्शन में, गवर्नमेंट बनाते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि ये बनेगा पीएम, ये बनेगा ये मिनिस्टर, ये बनेगा वो मिनिस्टर। So this was our chapter and the chapter is over. So this was for today, and if you liked the video then hit that like button. If you are new to the channel then subscribe to the channel and also share the video with your friends.